हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 6 पाठ 8 कक्षा 6 पाठ 8 पाठ का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन। बहुविकल्पी प्रश्न। किसी भी पाठ को याद करने का एक अच्छा सा तरीका है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए जाएं और उन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ को कंठस्थ किया जाए। तो बहुविकल्पी प्रश्नों का ही सहारा लेकर ये पाठ आपको याद कराने का प्रयास किया जा रहा है। पाठ को आसानी से और सरल भाषा में आपको याद हो, इसीलिए इस चैनल पर इस सेशन में आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी जिस भी क्लास का पाठ पढ़ता है उस पाठ को बहुविकल्पी प्रश्नों में तोड़कर महत्वपूर्ण बिंदुओं को खोजकर उस पर प्रश्न बनाया जाता है और वही प्रश्न आपके सामने भेजा जाता है। साथ में आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसी के साथ आपके पास जा रहा है। तो चलते हैं बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों पर। बहुविकल्पी प्रश्न देखें। कक्षा 6 के पाठ 8 से जो बहुविकल्पी प्रश्न लिए गए हैं उसमें पहला प्रश्न है, विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न नंबर 1, विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है या 5 भागों में बांटा गया है या 8 भागों में बांटा गया है या 12 भागों में बांटा गया है। तो विविधताओं के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है, यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता है। तो उत्तर का पर्वतीय भाग नहीं आता, या उत्तर का मैदानी भाग नहीं आता, या थार का मरुस्थल नहीं आता, या ऑप्शन डी दक्षिण का पठारी भाग नहीं आता, या ऑप्शन ई समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह नहीं आता, या भारत के पड़ोसी देश नहीं आते। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता। तो भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत यानी भारत के अंतर्गत उत्तर का पर्वतीय भाग आएगा, उत्तर का मैदानी भाग आएगा, थार का मरुस्थल आएगा, दक्षिण का पठारी भाग आएगा, समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह आएगा, पर भारत के पड़ोसी देश नहीं आएंगे क्योंकि भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत नहीं आता ये पूछा जा रहा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन एफ, भारत के पड़ोसी देश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह क्या था। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह क्या था। पहाड़ी थी, पठार था, टेथिज सागर था या नदी थी। तो आज के करोड़ों वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत की जगह एक सागर था, टेथिज सागर। जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पर एक सागर था जिसका नाम है
टेथिज सागर। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, टेथिज सागर के उत्तर में क्या स्थित था? टेथिज सागर के उत्तर में क्या स्थित था? अंगारा लैंड स्थित था, गोंडवाना लैंड स्थित था, एंडीज पर्वत स्थित था, आल्प्स पर्वत स्थित था। प्रश्न नंबर 4, टेथिज सागर के उत्तर में क्या स्थित था? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, एंडीज पर्वत या आल्प्स पर्वत? तो टेथिज सागर के उत्तर में स्थित था अंगारा लैंड। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। टेथिज सागर के दक्षिण में कौन सा भूभाग स्थित था? अभी तो आप उत्तर में देखें, टेथिज सागर के उत्तर में क्या स्थित था? अंगारा लैंड। अब दक्षिण में पूछ रहा तो ऑप्शन ए तो यहीं कट गया क्योंकि ये उत्तर में स्थित है। और 3 ऑप्शन देखें, गोंडवाना लैंड स्थित था, या मरुस्थलीय भूमि स्थित थी, या द्वीप समूह स्थित था। तो टेथिज सागर के दक्षिण में कौन सा भूभाग? गोंडवाना लैंड स्थित था। गोंडवाना लैंड स्थित था। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसे किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 6, भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसे किस नाम से जाना जाता है? हिमालय नाम से जाना जाता है, या हिमाद्री नाम से जाना जाता है, या गंगोत्री नाम से जाना जाता है, या एंडीज नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 6, भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन श्रेणियां सम्मिलित नहीं हैं? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन सी श्रेणियां स्थित नहीं हैं? तो आपको बताना है कि ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन सी श्रेणी स्थित हैं और कौन सी नहीं है। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी या हिमाद्री श्रेणी? प्रश्न नंबर 7, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन सी श्रेणियां सम्मिलित नहीं हैं? तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, हिमाद्री श्रेणी या कैलाश पर्वत श्रेणी? तो सम्मिलित नहीं है कैलाश पर्वत श्रेणी। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। काराकोरम, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन सी श्रेणियां सम्मिलित नहीं हैं? काराकोरम सम्मिलित है, लद्दाख श्रेणी सम्मिलित है, कैलाश पर्वत श्रेणी सम्मिलित है। पूछा जा रहा सम्मिलित नहीं है तो हिमाद्री श्रेणी सम्मिलित नहीं है। समझिए फिर से प्रश्न नंबर 7, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कौन श्रेणियां सम्मिलित नहीं हैं? तो काराकोरम श्रेणी सम्मिलित है, लद्दाख श्रेणी सम्मिलित है,
कैलाश पर्वत श्रेणी सम्मिलित है, और सम्मिलित नहीं है तो हिमाद्री श्रेणी नहीं सम्मिलित, और यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो हिमाद्री श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, या कैलाश पर्वत श्रेणी है। प्रश्न नंबर 8, हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है हिमाद्री श्रेणी, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस श्रृंखला में स्थित है? संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस श्रृंखला में स्थित है? तो हिमाद्री श्रेणी की श्रृंखला में स्थित है, या काराकोरम श्रेणी की श्रृंखला में स्थित है, या लद्दाख श्रेणी की श्रृंखला में स्थित है, या कैलाश पर्वत श्रेणी की श्रृंखला में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 9, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमाद्री श्रेणी की श्रृंखला में स्थित है, यानी प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी श्रृंखला स्थित है? प्रश्न नंबर 10, हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी श्रृंखला स्थित है? हिमाचल श्रेणी स्थित है, मध्य हिमालय स्थित है, या उपरोक्त दोनों स्थित हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिमाद्री श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी श्रृंखला स्थित है? तो यहाँ पे ये ध्यान दें, हिमाचल श्रेणी और मध्य श्रेणी एक ही नाम है, दोनों का एक ही नाम है। तो उत्तर आपका क्या सही होगा? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय, हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय के किस श्रृंखला में कौन से आकर्षक एवं रमणीक पर्यटक स्थल हैं? प्रश्न नंबर 11, हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय के किस श्रृंखला में कौन से आकर्षक रमणीक स्थल हैं? मध्य हिमालय की श्रृंखला में, मध्य हिमालय की श्रृंखला में कौन सी आकर्षक रमणीक स्थल हैं? तो श्रीनगर है, या शिमला, कुल्लू और डलहौजी है, या नैनीताल और अल्मोड़ा है, या उपर्युक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 11, हिमाचल श्रेणी या मध्य श्रेणी की श्रृंखला में कौन से आकर्षक एवं रमणीक स्थल हैं? तो श्रीनगर भी है, शिमला भी है, कुल्लू भी है, डलहौजी भी है, नैनीताल भी है, अल्मोड़ा भी है। तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह झील किस राज्य में है? डल झील पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, या नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 11, डल झील
पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यह झील किस राज्य में स्थित है? तो यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला कौन सी है जिसे उप हिमालय कहा जाता है? प्रश्न नंबर 12, हिमालय के सबसे दक्षिणी में स्थित श्रृंखला कौन सी है जिसे उप हिमालय कहा जाता है? तो शिवालिक श्रेणी श्रृंखला है, या हिमाचल श्रेणी श्रृंखला है, या हिमाद्री श्रेणी श्रृंखला है, या मध्य हिमालय श्रृंखला है? प्रश्न नंबर 12, हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला कौन सी है जिसे उप हिमालय कहा जाता है? तो ये श्रृंखला है शिवालिक श्रेणी श्रृंखला। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। हिमालय पर्वत से हमें क्या लाभ है? हिमालय पर्वत से हमें क्या लाभ है? ऑप्शन देखें। हिमालय पर्वत उत्तर में पहरेदार के रूप में स्थित है। यह बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। ऑप्शन बी, उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। ऑप्शन सी देखें। दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायक है। ऑप्शन डी देखें। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। या ऑप्शन एफ, ऊपर सभी लाभ हिमालय पर्वत से हमें प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न है, हिमालय पर्वत से हमें क्या लाभ मिलते हैं? तो हिमालय पर्वत से हमें क्या लाभ मिलते हैं? ऑप्शन पे जाएं। हिमालय पर्वत उत्तर में पहरेदार के रूप में स्थित है। ये बाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। एक लाभ तो ये मिलता है, सही है। उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी जलवायु को शुष्क और ठंडी होने से बचाता है। ये भी लाभ होता है हिमालय पर्वत से हमें। ऑप्शन सी, दक्षिणी मानसून के समय आने वाली मानसूनी हवाओं के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर वर्षा कराने में सहायक है हिमालय पर्वत। ये भी लाभ मिलता है। विभिन्न रोगों के उपचार के लिए हिमालय पर्वत से हमें अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। ये भी लाभ मिलता है। हिमालय पर्वत पर अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। ये भी लाभ मिलता है। तो अगर ये सभी लाभ मिलता है तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन एफ। प्रश्न नंबर 4 का हिमालय से हमें क्या लाभ हैं? तो हिमालय से हमें ऊपर सभी लाभ हिमालय पर्वत से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन एफ सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 14, नदी द्वारा
शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं, या तराई कहते हैं, या दलदली कहते हैं, या खादर कहते हैं। तो नदी द्वारा शिवालिक के सहारे 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में अवसादों का निक्षेप किया जाता है। इसे कहते हैं भाबर। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, भाबर के सहारे एक नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? भाबर के सहारे एक नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, बांगर कहते हैं, तराई कहते हैं, या अवसादी कहते हैं। तो भाबर के सहारे जिस नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है उसे कहते हैं तराई। तराई कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग है। हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जिसकी लंबाई भारत में कितने किलोमीटर है? प्रश्न नंबर 16, हिमालय के दक्षिण में भारत का विशाल मैदानी भाग है। यह विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है, जिसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर है, या ये 2400 है? 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है, या 3600 किलोमीटर है, या 4800 किलोमीटर है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ये 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2400 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 16, किसी नदी और इसकी सहायक नदियों को, किसी नदी तंत्र या किसी नदी और इसकी सहायक नदियों को क्या कहा जाता है? किसी नदी या इसकी सहायक नदियों को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है, सहायक नदी कहा जाता है, नदी अपवाह कहा जाता है, या नदी प्रवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16, किसी नदी और इसकी सहायक नदियों को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है, सहायक नदी कहा जाता है, नदी अपवाह कहा जाता है, या नदी प्रवाह कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 16, किसी नदी और इस सहायक नदियों को क्या कहा जाएगा? तो नदी तंत्र कहा जाता है। नदी तंत्र, नदी तंत्र कहा जाएगा। किसी नदी और इसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, एक नदी जो किसी मुख्य नदी में जाकर मिलती है, एक नदी जो किसी मुख्य नदी में जाकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? एक नदी जो किसी मुख्य नदी में जाकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है, उसे क्या कहा जाता है? नदी तंत्र कहा जाता है, सहायक नदी कहा जाता है, नदी संगम कहा जाता है, नदी प्रवाह कहा जाता है।
तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसे सहायक नदी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान को निम्न भागों में बांट सकते हैं। कौन इसमें शामिल नहीं है? प्रश्न नंबर 18, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान को निम्न भागों में बांट सकते हैं। कौन इसमें शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी तंत्र नहीं शामिल, या गंगा नदी तंत्र नहीं शामिल, या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र नहीं शामिल, या गोदावरी नदी तंत्र नहीं शामिल। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा इसमें गोदावरी नदी तंत्र शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा है। गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? यमुना है, घाघरा है, गंडक है, गोमती है, कोसी है, या ऊपर सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो यमुना है, गंगा है, या गंडक है, या गोमती है, या कोसी है। तो प्रश्न नंबर 19 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऊपर सभी नदियां गंगा की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं? सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम है सहायक नदी सिंधु की, या चिनाब है सिंधु नदी की सहायक नदी, या सतलज है सिंधु नदी की सहायक नदी, या रावी है सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी, या ब्यास है सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी, या उपर्युक्त सभी नदियां सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी नदियां सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां हैं। झेलम भी है, चिनाब भी है, सतलज भी है, रावी भी है, ब्यास भी है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएं। सिंधु नदी तंत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? सिंधु नदी तंत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, या उपर्युक्त सभी जगह। तो सिंधु नदी तंत्र किन राज्यों में फैला हुआ है? जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल प्रदेश राज्य में भी है, पंजाब में भी है। तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो भारत में हिमनद गंगोत्री है सिंधु नदी का उद्गम स्थल, या तिब्बत में मानसरोवर झील है सिंधु नदी का उद्गम स्थल, या भारतीय मरुस्थल से सिंधु नदी निकली है, या नागपुर के पठार से सिंधु नदी निकली है। तो प्रश्न नंबर 22, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील।
तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील सिंध नदी का उद्गम स्थल है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमनद गंगोत्री है, या गोमुख है, या भागीरथी है, या मानसरोवर झील? तो अभी अभी आप देखिए सिंध नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील, तो ये ऑप्शन डी तो यहीं कट गया। भागीरथी गंगा नदी का पुराना नाम है, ये भी ऑप्शन कट गया। गोमुख गोमती नदी का उद्गम स्थल है, ये भी कट गया। अब ऑप्शन ए बचा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद गंगोत्री है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाएं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? लोहित नदी है सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की, या दिबांग नदी है सहायक ब्रह्मपुत्र नदी की, या तीस्ता नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, या उपर्युक्त सभी हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में लोहित भी है, दिबांग भी है, तीस्ता भी है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन प्रदेशों में विस्तृत है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किन प्रदेशों में विस्तृत है? अरुणाचल में है, अरुणाचल से होकर बहती है, असम से होकर बहती है, या पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, या उपर्युक्त सभी राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल, उपर्युक्त सभी राज्यों में बहती है। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री, गोमुख, मानसरोवर झील, या अमरकंटक? गंगोत्री आप समझ गए गंगा नदी, गोमुख गोमती नदी, अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अब एक ऑप्शन बचा है ऑप्शन सी मानसरोवर झील, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, मानसरोवर झील। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 27, उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है? उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है? तो ऑप्शन देखें। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी देखें। भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़क व रेल परिवहन का विकास आसानी से हुआ है। ऑप्शन सी देखें। नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकालकर सिंचाई व जल परिवहन का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन डी, इन मैदानी भागों का भारत के लिए सभी महत्व है। उपर्युक्त जितने भी महत्व दिए गए हैं वो सभी महत्व भारत के लिए हैं। तो प्रश्न क्या था? उत्तर के मैदानी भाग का भारत के लिए क्या महत्व है? तो नदियों द्वारा, ऑप्शन ए में है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बने ये मैदान कृषि के लिए
उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं, एक महत्व तो ये है। बी ऑप्शन देखें, भूमि के समतल होने के कारण यहाँ सड़क व रेल परिवहन का विकास आसानी से हुआ है, एक महत्व तो ये भी है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण उनसे नहरें निकालकर सिंचाई व परिवहन का विकास किया जा सकता है, एक महत्व ये भी है। और ये तीनों महत्व है, तो प्रश्न नंबर 27 का डी ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। इन मैदानी भागों का भारत के लिए सभी महत्व हैं। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों में बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों में बहती है? चीन में बहती है, भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती है, या उपर्युक्त सभी देशों में बहती है? प्रश्न नंबर 28, ब्रह्मपुत्र नदी किन देशों में बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है, भारत में बहती है, बांग्लादेश में बहती हैं, और तीनों देशों में बहती हैं। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी देशों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 29, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मेघना या जमुना नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मेघना या जमुना नाम से पुकारा जाता है। इस नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में मेघना और जमुना नाम से पुकारा जाता है, तो चीन में किस नाम से पुकारा जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है, लोहित नाम से जाना जाता है, दीवांग नाम से जाना जाता है, या तीस्ता नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 30, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है, गंगोत्री नाम से जाना जाता है, या पद्मा नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 30, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी नाम से, जमुना नाम से, गंगोत्री नाम से, या पद्मा नाम से? तो जमुना नदी, जैसा कि आपको बताया, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं, भागीरथी गंगा का प्रारंभिक नाम है, गंगोत्री से गंगा निकल रही है। आपसे पूछा जा रहा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मा नाम से जाना जाती है गंगा नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 31 पे आ जाएं। भारत के पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत के पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल कहा जाता है, उपर्युक्त में से दोनों कहा जाता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 31, भारत के पश्चिमी भाग में एक मरुस्थल स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? थार का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, उपर्युक्त में से दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं?
तो इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, यानी प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त में से दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल की एकमात्र मुख्य नदी कौन सी है? प्रश्न नंबर 31, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल की एकमात्र मुख्य नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, लूनी नदी है या दामोदर नदी है? राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल की एकमात्र मुख्य नदी कौन सी है? तो ये राजस्थान के थार के मरुस्थल की एकमात्र मुख्य नदी लूनी नदी है। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएं। राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झील कौन सी है जिसमें नमक का उत्पादन किया जाता है? प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झील कौन सी है जिसमें नमक का उत्पादन किया जाता है? तो सांभर झील है, चिल्का झील है, डल झील है या बूलर झील है? प्रश्न नंबर 32, राजस्थान में पाई जाने वाली खारे पानी की झील कौन सी है जिसमें नमक का उत्पादन किया जाता है? तो उस झील का खारे पानी झील का नाम है सांभर झील। राजस्थान की खारे पानी झील का नाम है सांभर झील। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 पे आ जाएं। उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 33, उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिण का पठार कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, प्राचीन कठोर एवं रवेदार चट्टानों से बना पठार कहा जाता है या उपर्युक्त सभी? प्रश्न नंबर 33, उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच स्थित भाग को क्या कहा जाता है? दक्षिण का पठार कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, प्राचीन कठोर एवं रवेदार चट्टानों से बना पठार कहा जाता है या उपर्युक्त सभी? तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 35, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार की आकृति क्या है? दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार की आकृति क्या है? ये त्रिभुजाकार है या धरातल काफी ऊंचा नीचा है या कई पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां स्थित हैं या ऊपर सभी आकार सही हैं? प्रश्न नंबर 35, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार की आकृति क्या है? तो ये त्रिभुजाकार है भाई, ये त्रिभुजाकार है, धरातल काफी ऊंचा नीचा है, कई पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां भी स्थित हैं। तो उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 35 का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 35 का डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर ये भी 35 है पर प्रश्न अलग है। दक्षिण का पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठार चारों ओर किससे घिरा है? दक्षिण का पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठार चारों ओर किससे घिरा है? उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से, ऑप्शन बी उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से, ऑप्शन सी दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है या
ऑप्शन डी ऊपर सभी ऑप्शन सही हैं। तो प्रश्न नंबर 35, दक्षिण का पठारी भाग या प्रायद्वीपीय पठार चारों ओर किससे घिरा है? तो ये उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है, उत्तर में विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत से की श्रृंखला से घिरा हुआ है, दक्षिण में पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। तो अगर ये तीनों ओर से ऐसा घिरा हुआ है तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी ऊपर सभी ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 36 पे आ जाएं। दक्षिण का पठारी भाग के अंतर्गत प्रमुख पठार कौन से हैं? दक्षिण का पठारी भाग के अंतर्गत प्रमुख पठार कौन से हैं? मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, दक्कन का पठार है, या सभी पठार स्थित हैं? प्रश्न नंबर 36, दक्षिण का पठारी भाग के अंतर्गत प्रमुख पठार कौन से हैं? मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, या दक्कन का पठार? तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर होगा सभी पठार स्थित हैं दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 37 पे आ जाएं। भारत के पठारी भाग का क्या महत्व है? भारत के पठारी भाग का क्या महत्व है? तो ऑप्शन देखें। दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैलों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैलों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं। तीव्र ढाल युक्त होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है। ऑप्शन सी, इस पठार में सागौन, चंदन व अन्य बहुमूल वृक्ष पाए जाते हैं, या यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिमी मानसून को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा करने में सहायक हैं, या उपर्युक्त सभी महत्व भारत के पठारी भाग का है। प्रश्न नंबर 37, भारत के पठारी भाग का क्या महत्व है? तो भारत के पठारी भाग का महत्व ऑप्शन देखें। दक्षिण के पठार की प्राचीनतम शैलों में अधिकांश खनिज पाए जाते हैं, ये महत्व है। फिर ऑप्शन बी देखें। तीव्र ढाल युक्त होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों की स्थापना सहज संभव है, ये भी महत्व है। ऑप्शन सी देखें। इस पठार में सागौन, चंदन तथा अन्य बहुमूल वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी महत्व है भारत के पठारी भाग का। यहाँ के पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर पश्चिमी तट पर वर्षा में सहायक हैं, ये वर्षा है भाई, ये वर्षा है, बरसात वर्षा में सहायक हैं, ये भी महत्व है भारत के पठारी भाग का। तो ये सभी महत्व हैं भारत के पठारी भाग का। तो उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी महत्व भारत के पठारी भाग का है। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन ई सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है। पश्चिम तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदियां पूर्वी तटीय मैदान में हैं? प्रश्न नंबर 38, पश्चिमी तटीय मैदान में कोई बड़ी नदी नहीं है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान में नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदियां पूर्वी तटीय मैदान में हैं? महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है,
या उपर्युक्त सभी नदियां हैं। तो भारत की पूर्वी तटीय मैदान की महानदी भी है, गोदावरी भी है, कृष्णा भी है, कावेरी भी है। आपका 38 नंबर का उत्तर सही होगा ऑप्शन ई। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन ई सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, पर नंबरिंग में मिस्टेक है। आप 2-3 बार सेशन को देखेंगे, जब पाठ आपके समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह समझ लेंगे, तब आप नोटबुक में नंबरिंग सुधार कर लिख लेंगे। सबसे पहले तो आपको करना है कि 2-3 बार सेशन को देखें, पाठ को समझें, पाठ आपको कंठस्थ हो जाए तो आपको लिखने में भी आसानी रहेगी। और 2-3 बार देखकर सेशन को लिखेंगे तो आपको ये पाठ आसानी से याद होगा, और जो आपको ये पाठ तैयार होगा वो अस्थाई ज्ञान होगा। अस्थाई रूप से आप भूलेंगे नहीं, आपका ये ज्ञान अस्थाई हो जाएगा। 2-3 बार देखेंगे, फिर नोटबुक में लिख लेंगे। तो पर नंबरिंग प्रश्न में जो मिस्टेक है, नंबरिंग सुधार कर ही नोटबुक में लिखें, अच्छा रहेगा। तो प्रश्न नंबर 37, पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें कौन सी हैं? पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें कौन सी है? चिल्का झील है, कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, या उपर्युक्त सभी झीलें हैं। प्रश्न नंबर 37, पूर्वी तटीय मैदान की मुख्य झीलें कौन सी हैं? चिल्का झील है, कोलेरू झील है, पुलिकट झील है, या उपर्युक्त सभी झीलें हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान की उपर्युक्त सभी झीलें हैं। चिल्का झील भी है, कोलेरू झील भी है, पुलिकट झील भी है। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 पे आ जाएं। समुद्र में मिलने से पहले धरातल के कम ढाल एवं नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जल कई शाखाओं में बंट जाता है, बंटकर बहने लगता है। कई शाखाओं में बंटकर बहने लगता है। इस कारण किसका निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 38, समुद्र में मिलने से पहले धरातल के कम ढाल एवं नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जल कई शाखाओं में बंटकर बहने लगता है। इस कारण किसका निर्माण होता है? झील का निर्माण होता है, द्वीप का निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, या मुहाना का निर्माण होता है। तो समुद्र में मिलने से पहले धरातल के ढाल कम होने से नदी का वेग कम हो जाएगा, जल कई शाखाओं में बंटकर बहने लगेगा। तो इस कारण निर्माण होगा डेल्टा का। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, डेल्टा का निर्माण होगा। अगला प्रश्न डेल्टा से ही संबंधित है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह डेल्टा किस प्रदेश में है? प्रश्न नंबर 38, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह डेल्टा किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, या पश्चिम बंगाल में है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित सुंदरबन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल। आप ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जैसा कि मैं हर सेशन में बताता हूँ, कि पाठ को याद करने का एक सीधा और आसान तरीका है कि प्रश्नों को बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में रखा जाए।
जो पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बहुविकल्पी प्रश्न बना दिए जाएं और उन प्रश्नों के द्वारा पाठ को हल किया जाए। और आखिरी में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया रहता है वो अभ्यास भी हल कर दिया जाए। तो वो पाठ को याद कराने का यही एक सहारा लिया जा रहा है बहुविकल्पी प्रश्नों का। इस बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको पाठ कंठस्थ कराया जा रहा है। साथ में आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उस अभ्यास का भी हल आपके पास भेजा जा रहा है। तो चलिए पाठ्य पुस्तक का अभ्यास देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न ए है, उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए। उत्तर के मैदानी भाग की विशेषताएं लिखिए। आपका निवास भारत के किस प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये है प्रश्न नंबर ए। उत्तर देखें। उत्तर का मैदानी भाग। उत्तर का मैदानी भाग विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है। उत्तर का मैदानी भाग विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। उत्तर का मैदानी भाग विश्व का सबसे विस्तृत समतल मैदान है जो भारत में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। दूसरा प्रश्न देखें। पर्वत और पठार और पर्वत में क्या अंतर है? प्रश्न नंबर बी, पठार और पर्वत में क्या अंतर है? उत्तर देखें। धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। धरातल का वह भाग जो आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। फिर से उत्तर देखें। धरातल का वह भाग जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीव्र हो, पठार कहलाता है। धरातल का वह भाग जो आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा हो तथा जिसका आधार बहुत चौड़ा और शिखर नुकीला हो, पर्वत कहलाता है। प्रश्न सी देखें। पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पठार और मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखें। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम कम होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है तथा ऐसे क्षेत्र में
नदियों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। समुद्र तट से इनकी ऊंचाई 200 मीटर की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा व सपाट हो पठार कहलाता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। फिर से पठार एवं मैदानी भाग में अंतर स्पष्ट कीजिए। धरातल पर मिलने वाले अपेक्षाकृत समतल निम्न भूभाग को मैदान कहते हैं। इनका ढाल एकदम कम होता है तथा ऐसे क्षेत्रों में नदियों का प्रवाह धीमा पड़ जाता है। समुद्र तट से इनकी ऊंचाई 200 मीटर की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा व सपाट हो पठार कहलाता है। सागर तल से इनकी ऊंचाई 300 मीटर तक होती है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर डी। द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो द्वीप जल के बीच स्थित स्थल भाग को कहा जाता है। द्वीप जल के बीच स्थित स्थल भाग को कहा जाता है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है। द्वीप जल के बीच स्थित स्थल भाग को कहा जाता है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ कोई प्रदेश या भूभाग होता है। जबकि प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा है जिनमें तीन तरफ से जल और एक तरफ से स्थल होता है। जैसे कि भारत का श्रीहरिकोटा एक द्वीप है। जबकि कोलाबा एक प्रायद्वीप है। भारत का श्रीहरिकोटा एक द्वीप है जबकि कोलाबा एक प्रायद्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर ई। मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? तो यह सूखा, गर्म और रेतीला होता है, इसलिए यहाँ वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर ई। मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति कम क्यों पाई जाती है? तो यह सूखा, गर्म और रेतीला होता है, इसलिए यहाँ वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर एफ देखें। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का क्या योगदान है? भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का क्या योगदान है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भाग में अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर के पर्वतीय भाग का महत्वपूर्ण योगदान है। इस भाग में अनेक रमणीक स्थल हैं जो पर्यटन को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखें। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है।
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। तो सत्य है भाई, ये सत्य है, सत्य लिख देंगे। फिर दूसरा है मंसूरी, कुल्लू, दार्जिलिंग आदि पर्यटक स्थल शिवालिक श्रेणी में स्थित हैं। नहीं भाई, असत्य है, ये शिवालिक श्रेणी में नहीं स्थित हैं। तीसरा देखें सी देखें, सी प्रश्न, उत्तर के मैदानी भाग का ढाल, उत्तर के मैदानी भाग का ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है। पूरब से पश्चिम की ओर नहीं भाई, गलत है, पश्चिम से पूरब की ओर है, ये भी गलत है। सी आप प्रश्न भी। फिर डी देखें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा है। सत्य है, सुंदरबन का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में। अभी आप अपनी बहुविकल्पी प्रश्नों में देखें कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न ई देखें, लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है। सत्य है, ये भी लक्षद्वीप मूंगे से बना द्वीप है, सत्य है। तो ए सत्य है, बी असत्य है, सी असत्य है, डी सत्य है, ई सत्य है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 हुआ। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में प्रश्न देखें। प्रश्न ए, हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को कहते हैं। तो हिमालय की सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहेंगे? शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय, या उप हिमालय। तो प्रश्न ए में हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला को शिवालिक श्रेणी कहेंगे या उप हिमालय। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय। प्रश्न फिर से देखें, हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला, फिर रिक्त स्थान कहते हैं। तो रिक्त स्थान में भरा जाएगा शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय भरा जाएगा। दूसरा प्रश्न देखें, गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद है। तो गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? गंगोत्री। तीसरा प्रश्न देखें, सी वाला प्रश्न, थार के मरुस्थल की एक प्रमुख नदी लूनी नदी है, लूनी है। यहाँ पे लूनी भरा जाएगा। थार के मरुस्थल की एक प्रमुख नदी रिक्त स्थान में लूनी, लूनी नदी है। तो अब अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर डी, चंबल और बेतवा नदियाँ, चंबल और बेतवा नदियाँ नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ रिक्त स्थान में उस नदी का नाम भरा जाएगा। तो कौन सी नदी है? यमुना नदी। चंबल और बेतवा नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। चंबल और बेतवा नदियाँ रिक्त स्थान में यमुना भरा जाएगा, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न ई देखें, भारत के 2 द्वीप समूह
भारत के 2 द्वीप समूह तो तथा हैं, तो 2 द्वीप समूह। पहले में क्या भरा जाएगा? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, तथा दूसरे में अंडमान निकोबार हैं। पहले में भारत के 2 द्वीप समूह, तो पहले में लक्षद्वीप रिक्त स्थान में भर दें, दूसरे रिक्त स्थान में अंडमान निकोबार। तो समझिए, पहले में लक्षद्वीप और दूसरे में अंडमान और निकोबार भर दें। तो इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न हुआ। तो इसी प्रश्न के साथ ये श्रृंखला, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, तो पाठ 8 कक्षा 6 का जो पाठ 8 चल रहा था, उस पाठ 8 के बहुविकल्पीय और अभ्यास जो आपके पाठ पुस्तक में दिया गया है, उसका पूरा पाठ का अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास जा रही है। अब अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।